आज आप लोगों को राजधानी दिल्ली में हुई एक ट्रिपल मर्डर की घटना और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये घटना हुई थी 2019 में, 23 जून 2019। जाहिर है राजधानी दिल्ली में अगर ट्रिपल मर्डर की घटना हो और आप लोग जो क्राइम तक के रेगुलर व्यूअर और लिसनर हैं, आप लोगों ने इस घटना के बारे में न सुना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इस घटना के बारे में सुना होगा। लेकिन इस वारदात के इन्वेस्टिगेशन के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में जानना आपको आज इतने दिन बाद भी अच्छा लगेगा। अच्छा इस सेंस में लगेगा कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो कैसे छोटे छोटे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पुलिस के लिए कितनी बड़ी कड़ी साबित होते हैं किसी मामले को सुलझाने के लिए। आज की घटना को सुनने के बाद आपको उस बात का एहसास होगा। तो आइए बिना वक्त गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये घटना 23 जून 2019 की है और दिल्ली का एक पॉश इलाका है वसंत विहार, वहाँ की घटना है। होता यह है कि यहाँ एक अपार्टमेंट में रोज़ की तरह एक मेड सर्वेंट यानी घरेलू कामगार महिला काम के सिलसिले में एक अपार्टमेंट में पहुँचती है। आकर वो देखती है कि अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि आमतौर पर सुबह के वक्त में घर का दरवाज़ा यूँ खुला हुआ नहीं रहता था। अब वो बगैर देर किए हुए जब अंदर जाती है ये पता करने के लिए कि घर में रहने वाले लोग कहाँ हैं और दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है, तो अंदर थोड़ी दूर जाते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। वो देखती है कि घर में एक नहीं बल्कि तीन लाशें पड़ी है और ये तीनों लाशें उसी मकान में रहने वाले 3 लोगों की हैं। एक हैं बुजुर्ग महिला शशि माथुर की लाश, दूसरी लाश है उनके पति विष्णु माथुर की, वो भी बुजुर्ग हैं जाहिर है, और तीसरी लाश इनके नर्सिंग अटेंडेंट लड़की एक है तकरीबन 20 साल की उम्र जिसकी थी, खुशबू नौडियाल, उसकी है। और तीनों को चाकुओं से मारा गया है और जिस तरह से इन पर चाकुओं से हमला किया गया है और जिस अमाउंट में उस मौका वारदात पे जिस तरह से खून बिखरा हुआ है, उसे देखकर लगता है कि कातिलों ने यहाँ खुलेआम खून खराबे का खेल खेला है। तो बहुत ही विभत्स दृश्य जहाँ 3 लाशें, खून ही खून। अपार्टमेंट के अंदर जब ये मंजर वो मेड सर्वेंट देखती है तो वो घबरा कर चीखती हुई बाहर निकल आती है। आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि मेड चिल्ला रही है। पड़ोसी पूछते हैं भाई क्या हो गया। तब वो बताती है कि अंदर ऐसी ऐसी बात है, लाशें पड़ी हुई हैं, अंकल आंटी मरे हुए हैं और उनके साथ जो नर्सिंग अटेंडेंट थी उसका भी मर्डर हो गया है। अब देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और पुलिस पहुंचकर ये देखती है कि जो नर्सिंग अटेंडेंट लड़की है उसकी लाश किचन में पड़ी हुई है और ये जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, माथुर दंपत्ति, इनकी लाश जो है उनके बिस्तर पर। इस सीन ऑफ क्राइम को देखकर ये लगता है कि शायद कातिलों ने इस घर पर तब हमला बोला था जब वो लड़की किचन में थी, कुछ काम कर रही थी और बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो सो गए थे या सोने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनकी लाशें बिस्तर के ऊपर मिली है और वहीं पर उनको चाकू मारे गए हैं। उस जगह पर जिस तरह से खून बिखरा हुआ है उसे देखकर यही लगता है। पुलिस अब इस कत्ल के पीछे की वजह यानी मोटिव को समझने की कोशिश करने लगती है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या कोई पुरानी दुश्मनी है, क्या परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई मारामारी है, कोई नाराज़ था क्या, या लूटपाट का एंगल है, क्या हो सकता है। पुलिस सारे एंगल को एक्सप्लोर करने लगती है। दिल्ली पुलिस के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही स्मार्ट पुलिस है। अभी आने वाले कुछ समय बाद आपको पता भी चलेगा कि हाँ दिल्ली पुलिस कितनी स्मार्ट है और कितनी प्रोफेशनल है। तो खैर, मौका वारदात पर पुलिस को बीड़ी के कुछ अधजले टुकड़े, सिगरेट का एक पैकेट, शराब के 2 आधे भरे हुए ग्लासेस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ तक कि जिस कमरे में वो नर्सिंग अटेंडेंट रहती थी, 20 साल की लड़की खुशबू नौडियाल, ये सारी चीज़ें उसी कमरे में थी और खुशबू नौडियाल का जो तकिया था सोने का, उसके नीचे एक कॉन्डोम का पैकेट भी मिलता है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि इस घर में जो भी लोग आए थे वो खुशबू नौडियाल को जानने वाले थे। यही वजह है कि घर में घुसते वक्त कातिलों ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, क्योंकि दरवाजे पर कोई इस तरह के फोर्सफुल एंट्री के निशान भी नहीं थे। आसपास के किसी रहवासी ने, किसी निवासी ने घर में घुसते वक्त कोई शोर शराबा होना या लड़ाई झगड़ा होना जैसी बात लास्ट नाइट को सुनी भी नहीं थी, नोटिस भी नहीं की थी। और जिस तरह से नर्सिंग अटेंडेंट खुशबू नौडियाल के कमरे में ये सारी चीज़ें, बीड़ी सिगरेट के अधजले हुए टुकड़े, शराब की बोतल, कॉन्डोम का पैकेट, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, उसे देखकर लग रहा था कि शायद खुशबू की जानने वाले कुछ लोग जो हैं, खुशबू के जानने वाले कुछ लोग ही आए थे जिन्होंने खुशबू की भी जान ली और साथ ही साथ माथुर दंपति की भी हत्या कर दी। तो मामला यकीनन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और पुलिस इस मामले की तफ्तीश करने लगी।
इस बुजुर्ग दंपति के परिवार में जाहिर है दूसरे लोग भी हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर रहते थे। जब इस घटना के बारे में खबर सामने आई, पूरा मामला सार्वजनिक हुआ, तो बुजुर्ग महिला की बेटी आई जो अन्यत्र रहती है कहीं, उनकी शादी हो रखी है। तो वो जब पुलिस के पास आई तो उनसे भी पुलिस ने सवाल जवाब किए, पूछा कि भाई क्या हो सकता है, आप बताओ कौन इसके पीछे हो सकता है। वो जाहिर सी बात है कोई ऐसी दुश्मनी की बात नहीं बता पाई। पुलिस को सीन ऑफ क्राइम को देखने के बाद लूटपाट का भी शक हो रहा था, क्योंकि घर से कई कीमती चीज़ें गायब थीं। जैसे दंपति की गोल्ड चेन वो गायब थी, डायमंड रिंग गायब था, 98,000 रुपये कैश गायब थे। इस तरह की और बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल्स चीज़ें थी जो घर से गायब थी। और इसकी पुष्टि उनकी बेटी जो उस मकान में घटना के बाद पहुंची थी, उसने जब सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया था और ख़ुद अलमारी वगैरह देखी थी, लाशों में जो चीज़ें हो सकती हैं, रिंग्स वगैरह और सोने की चेन वगैरह, वो सारी चीज़ें जब नदारत थी तो उसे देखकर बेटी ने भी बताया कि लगता है कि मामला लूटपाट का है। लेकिन इस लूटपाट के पीछे कौन हो सकता है, घर में किसकी ऐसी एंट्री हो गई, प्रीति नौडियाल को जानने वाला कौन है, ये सारी चीज़ें पुलिस पता कर रही थी। जाहिर है पुलिस जो नर्सिंग अटेंडेंट की डेथ हुई थी उसके वेयर अबाउट्स के बारे में भी पता कर रही थी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम को देखकर तो यही लग रहा था कि जो भी कातिल थे वो नर्सिंग अटेंडेंट को जानने वाले थे। पुलिस अब नौडियाल के घर वालों से, उसके पेरेंट्स से, परिवार के लोगों से प्रीति नौडियाल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा रही थी, उसके दोस्तों के बारे में पता कर रही थी, कोई नोन आदमी जो यहाँ उससे मिलने जुलने आता हो उसके बारे में पता कर रही थी। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस को प्रीति नौडियाल के एंगल पर भी कोई लीड नहीं मिल रही थी। मतलब पुलिस जो है उस तरफ भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और पुलिस को प्रीति नौडियाल से रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी या इन्फॉर्मेशन जो उसके मिलने वाले हैं, मौका वारदात पर आ सकते हैं, वो पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। तो खैर मामला जैसा कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेटेड तो था ही। इस बीच जो माथुर दंपति है उनकी बेटी ने पुलिस को सवाल जवाब के दौरान एक बात बताई, और ये बात उन्होंने तुरंत नहीं बताई, क्योंकि जाहिर है सारी बातें किसी भी इंसान को फ़ौरन याद आ जाए और वो इंसान ये सोचे कि इस बात का मेरे माता पिता के मर्डर से कनेक्शन हो सकता है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। तो इंसान को सोचने में भी और चीज़ों को रिकलेक्ट करने में भी टाइम लगता है। तो माथुर दंपति की बेटी ने कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद पुलिस की पूछताछ में एक बात बताई। उन्होंने कहा, जब पुलिस ने पूछा कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा से कोई मिलने आता था रेगुलर, या कोई विजिटर था जो तुम्हारे मम्मी पापा का दोस्त था, या तुम लोगों का कोई दोस्त जो दुआ सलाम के लिए या बुज़ुर्गों से मिलने के लिए आता हो, ऐसा कोई था? तो उनकी बेटी ने, माथुर दंपति की बेटी ने इन सारे सवालों का जवाब ना में दिया। लेकिन उसने दिमाग पर जोर डाला और उसने कहा कि रेगुलर तो नहीं, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद एक हमारी जानकार है आंटी, सहरावत आंटी, उनकी बेटी मेरे मम्मी पापा से मिलने आई थी, और वो दिन था 17 जून का। ध्यान दीजिएगा, हत्या हुई थी 23 जून को, यानी 22 और 23 जून की दरमियानी रात को। और माथुर दंपति की बेटी बता रही थी कि उनके घर में उनकी जानने वाली और उनके मम्मी पापा की भी जानने वाली एक लड़की प्रीति सहरावत 17 जून को आई थी। माथुर दंपति की बेटी ने पुलिस को यह भी बताया कि प्रीति पहले जो है रेगुलर विजिटर नहीं थी और सालों से प्रीति के साथ उनका और उनके परिवार का कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन अभी अचानक 17 जून को वो कैसे आई, इसके बारे में उसे नहीं पता है। प्रीति के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि प्रीति की माँ एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी, और ये जो माथुर दंपति है इनमें जो महिला है शशि माथुर, वो भी एनडीएमसी की फॉर्मर एम्प्लॉय थी। तो सहरावत आंटी और माथुर, शशि माथुर, ये दोनों जो है एक दूसरे के कलीग थे और दोस्त थे, और इसी कनेक्शन की वजह से सहरावत की जो बेटी है प्रीति सहरावत, उसको ये माथुर दंपति भी जानती थी और माथुर परिवार भी जानता था। लेकिन दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, आना जाना भी नहीं था। ऑल ऑफ सडन 17 जून को प्रीति सहरावत इनके घर आई थी। ये बात माथुर दंपति की बेटी ने पुलिस को बताई, और पुलिस को यह भी बताया कि उस दिन प्रीति जो है अपने किसी काम के सिलसिले में आई थी और मेरे मम्मी पापा के साथ वसंत विहार के उनके अपार्टमेंट में रुकी भी थी, और अगले दिन सुबह यानी 18 जून की सुबह को वो चली गई थी। अब पुलिस को लगने लगा कि इस विजिट के पीछे कोई रीज़न तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति इस कत्ल के पीछे हो और वो रेकी करने के इरादे से आई हो। पुलिस अब इस एंगल पर सोचने लगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी निकलवा रखे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को 2 लोगों की एंट्री और एग्जिट उस मकान से रात के अंधेरे में नजर आ रही थी, और इत्तेफाक से इन 2 लोगों में एक लड़की भी थी। लेकिन उस लड़की ने अपना पूरा चेहरा स्कार्फ से ढक रखा था, बांध रखा था, और जो मेल मेंबर था वो हेलमेट पहनकर ही अंदर गया और हेलमेट पहनकर ही बाहर आया। तो कहने का मतलब ये कि जिसकी भी एंट्री और एग्जिट थी एक कपल की, उसको देखकर पहचान पाना मुश्किल था, क्योंकि चेहरा जो है वो दोनों का ढका हुआ था। अब माथुर दंपति की बेटी को भी वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और पूछा गया कि क्या ये प्रीति हो सकती है।
तो उन्होंने गेस किया कि हाँ, मुझे तो प्रीति ही लग रही है। अब जब ये बात पुलिस ने सुनी तो पुलिस का जो शक है वो एक तरह से यकीन में बदल गया। पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो इस कत्ल के पीछे प्रीति का ही हाथ है, और प्रीति के साथ ये मेल मेंबर कौन है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस ने प्रीति के मोबाइल नंबर को ट्रेस करना और उससे बात करने की कोशिश करना ये चालू किया, मगर वही हुआ जिस बात का डर था। प्रीति का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था, उससे बात नहीं हो पा रही थी। वो इन दिनों कहाँ रहती है इसके बारे में माथुर परिवार के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब माथुर परिवार के घर में जो लूटपाट हुई थी, जो तिहरा कत्ल हुआ था, उस समय उनके मोबाइल फ़ोन भी चुरा लिए गए थे। अब पुलिस को ये लगने लगा कि चलो हम इंतज़ार करते हैं और मोबाइल फ़ोन को टेक्निकल सर्विलांस पर लगा कर रखते हैं, शायद उससे इस मामले का खुलासा हो सके। पुलिस ने माथुर दंपत्ति और जो खुशबू नौडियाल है उसके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर रखा, जिन 3 लोगों की हत्या हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद गुरुग्राम के एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक मोबाइल फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ, चंद मिनटों के लिए, और उसके बाद वो फ़ोन फिर थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ भी हो गया। ये माथुर दंपत्ति का ही फ़ोन था। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी इस ताक में थी, इस फिराक में थी कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन हो, लोकेशन पता चले और वो वहाँ दबिश दे। ऐसा ही हुआ। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने फ़ौरन उस लोकेशन पर दबिश दी, और वो लोकेशन बेसिकली गुरुग्राम का एक होटल था, जिस होटल में प्रीति और उसके साथ उसका एक मेल फ्रेंड पुलिस को मिल गए। अब ये कहानी शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि इस तिहरे कत्ल में प्रीति का बहुत एक्टिव रोल है। प्रीति को फौरन पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके साथ उसके मेल फ्रेंड जो उसका लिव इन पार्टनर भी था, जिसका नाम मनोज भट्ट है, उसको भी पुलिस ने उसी जगह से गिरफ्तार किया। इन दोनों ने गुरुग्राम में एक होटल का कमरा किराए पर लिया था कुछ दिनों तक स्टे करने के लिए, रहने के लिए, और उसी किराए पर कमरा लेने के दौरान उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए, माथुर दंपत्ति के जो लूटे गए फ़ोन थे उसमें से एक फ़ोन उन्होंने थोड़ी देर के लिए ऑन किया था। क्यों ऑन किया था, क्या कोई यूपीआई पेमेंट या कोई ऐसी वजह से किया था या नहीं, इसका तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने फ़ोन थोड़ी देर के लिए ऑन किया था, और बस ये ऑन करना उनके पकड़े जाने की बहुत बड़ी वजह बनी। पुलिस की टीम ने वहाँ दबिश दी और उस होटल से प्रीति और उसके पार्टनर मनोज भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। अब इनसे जब पूछताछ हुई तो जो कहानी निकलकर सामने आई कत्ल के पीछे की, वो कहानी सिर्फ और सिर्फ लूटपाट की थी, और प्रीति और मनोज को ये लगता था कि माथुर दंपत्ति चूँकि बुजुर्ग हैं, उनके घर में कोई और नहीं रहता है, एक ले देकर के 20 साल की छोटी सी लड़की है जो उनकी नर्सिंग अटेंडेंट है, तो अगर हम उनको लूटते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो हमारे लिए एक ईजी टारगेट होंगे। इसी प्लानिंग के तहत प्रीति और मनोज ने इस पूरे कत्ल की साजिश रची। प्रीति और मनोज जो है उन्होंने रेस्टोरेंट का बिज़नेस किया था, और उस बिज़नेस में उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, घाटा हुआ, बुरी आदतें भी थी। तो इन लोगों ने ये तय किया कि ये अपने इजी टारगेट माथुर दंपत्ति को लूटेंगे, और उसी साजिश के तहत 17 जून को पहले प्रीति इनके घर आई, रेकी की, 17 और 18 जून की रात को उनके घर में रुकी, फिर वो चली गई अंकल आंटी से बहुत अच्छे रिलेशन बनाकर, पाँव छूकर आशीर्वाद लेकर। अंकल आंटी को, माथुर दंपत्ति को ये पता भी नहीं चला कि उनके कत्ल की तैयारी हो रही है। उसके बाद 23 जून की रात को अचानक साजिश के मुताबिक प्रीति पहले इनके घर में पहुंची। माथुर दंपत्ति ने उनको देखा, क्योंकि उनके सोने का वक्त हो गया था दवाई खाकर, तो वो दवाई खाकर सोने चले गए। माथुर दंपत्ति ने पहले प्रीति को अटेंड किया और फिर अपनी जो नर्सिंग अटेंडेंट है 20 साल की लड़की, उसको कहा कि प्रीति को चाय बनाकर पिलाओ। और जब वो नौडियाल, खुशबू नौडियाल नर्सिंग अटेंडेंट जब चाय बना रही थी, तब प्रीति ने इशारा किया और बाहर घात लगाए इंतजार कर रहा उसका कातिल पार्टनर मनोज भट्ट, वो भी घर के अंदर चला आया। उसके बाद प्रीति और मनोज ने मिलकर पहले किचन में ही खुशबू को ताबड़तोड़ चाकू मारी, जो उन्हीं के लिए चाय बना रही थी, और उसकी वहीं पर हत्या कर दी। इसके बाद ये कातिल जोड़ी पहुंची बेडरूम में, और बेडरूम में वहाँ सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति, माथुर दंपत्ति, सोए हालत में उन पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए और उनका भी कत्ल कर दिया। इसके बाद घर से सारी कीमती चीज़ें लूटे, और वहाँ से ये दोनों जोड़ी जो है लिव इन पार्टनर्स की और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, ये मौके से फरार हो गई। इन्होंने फरार होते वक्त कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान में रखा। एक तो ये कि जिस बाइक से ये लोग आए थे, उस बाइक को इन्होंने उस अपार्टमेंट के आसपास कहीं पार्क ही नहीं किया था, काफ़ी दूर पार्क करके वॉक करके आए थे, ताकि सीसीटीवी फुटेज में उनके बाइक का नंबर और उनके बाइक की पहचान जो है वो डिस्प्ले ना हो जाए, वो पकड़े ना जाए, इस बात का उन्होंने ख्याल रखा। प्लस उन्होंने अपना चेहरा छुपाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कार्फ और हेलमेट का भी इंतजाम किया था, और वही पहनकर अंदर आए, वही पहनकर बाहर भी गए। इसके साथ साथ इन्होंने जो साजिश रची वो इतनी भयानक थी कि इन्होंने सीन ऑफ क्राइम को फैब्रिकेट करने की कोशिश की, यानी उसको इस तरह से बनाने की कोशिश की जिससे जांच की दिशा बदल जाए। ये खुशबू नौडियाल के दोस्त नहीं थे,
लेकिन कत्ल करने के बाद स्पेशली खुशबू नौडियाल के कमरे में गए, वहाँ शराब से भरे हुए आधे ग्लास रखे, शराब ये लोग अपने साथ बोतल में लेकर आए थे, सिगरेट बीड़ी लेकर आए थे, कॉन्डोम का पैकेट लेकर आए थे, वो सारी चीज़ें खुशबू के सिरहाने के नीचे रखी बिस्तर पर और फिर फरार हुए। जिससे पुलिस जब मौके पर पहुंचे तो पुलिस को लगे कि लूटपाट का मामला है और लुटेरे खुशबू के जानने वाले हैं जिन्होंने खुशबू की भी हत्या कर दी है। और वाकई जैसा कि मैंने आपको बताया पुलिस उसी एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन बाद में जब उस एंगल को एक्सप्लोर करके पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा लीड नहीं मिली, फ़ायदा नहीं हुआ, तो पुलिस ने दूसरे एंगल को एक्सप्लोर करना शुरू किया और माथुर दंपति की बेटी ने जो बात बताई एक आगंतुक के बारे में, एक मतलब अचानक आने वाले विजिटर के बारे में जो प्रीति सहरावत थी, उस जानकारी ने, उस बात ने इस कत्ल के मामले का खुलासा किया और टेक्निकल सर्विलांस की वजह से यह कातिल जोड़ी आखिरकार पकड़ी गई। तो शानदार तफ्तीश दिल्ली पुलिस की, जिसके लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। और इत्तेफाकों का सिलसिला देखिए कि अगर प्रीति सहरावत जो इनके घर आई थी, अगर उसके बारे में माथुर दंपति की बेटी को पता नहीं होता तो शायद कत्ल का ये मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझता। माथुर दंपति ने अपनी बेटी से प्रीति के आने के बारे में बताया होगा, जब वो रेकी करके गई होगी, उनको तो पता भी नहीं होगा कि रेकी करने आई है। उन्होंने बस ये कहा होगा कि अरे वो सहरावत आंटी की बेटी आई थी, जिस तरह से आदमी कैजुअली बात करता है एक दूसरे से। तो ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है मैं ये भी सोचता हूँ, और इसीलिए मैं ये भी सोचता हूँ कि लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए, कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। मतलब इसलिए नहीं कि कत्ल हो और उसका खुलासा करने में मदद मिले, लेकिन बातचीत करने से, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज करने से जीवन में बहुत सारी सहूलियतें रहती है। संवादहीनता यानी कम्युनिकेशन गैप कई बार बहुत बड़ी परेशानियों की वजह बनती है। अगर माथुर दंपति ने अपनी बेटी से प्रीति सहरावत के उनके घर कुछ रोज़ पहले आने के बारे में ना बताया होता तो शायद कहीं और रहने वाली उनकी बेटी को पता भी नहीं चलता, और अगर पता नहीं चलता तो प्रीति सहरावत जिस तरह से रेकी करके कत्ल करके चली गई वो शायद कभी पकड़ी भी नहीं जाती। लेकिन परिवार में बॉन्डिंग थी, बेशक वो अलग रहती थी, शादी हो चुकी थी, लेकिन मम्मी पापा से बात होती थी, और देखिए इन्हीं इत्तेफाकों की वजह से इस कत्ल के मामले का खुलासा हुआ। तो एक शानदार इन्वेस्टिगेशन था ये, जो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे शेयर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।